पहिला पॉइंट जो आहे तो ओपन लूप आहे, दुसरा क्लोज लूप आहे, तिसरा आहे व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट. ओके, त्याच्यानंतर टाइम उरला तर आपण ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत, ऑपरेशनल एम्प्लिफायर ॲज अ इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर अँड ऑपरेशनल एम्प्लिफायर ॲज अ नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर, हे त्याच्यानंतरचे पॉइंट्स आहेत. तर आज समजा टाइम उरलं तर आज आपण ऑपरेशनल एम्प्लिफायर ॲज अ इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर बघूया. मग त्याच्यानंतर ते डेरिवेशन आहे त्याचं सोपं आहे थोडंफार, तुम्ही चांगला म्हणजे अच्छे से आप ध्यान दोगे क्लास में तो आपको वो अच्छे से समझ जाएगा, और वो अच्छे से आपको समझ गया तो इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं है. बस आपका कंसंट्रेशन लेवल कैसा है वो उस पर डिपेंड होता है कि इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स कोणते टाइप में आपको आ सकते हैं और कोणते टाइप में आप वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर ऐसा. सिर्फ आपको एक मतलब प्रॉब्लम दिया जाएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला रहेगा, बस वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है आपको, और आपको वो प्रॉब्लम पढ़ते टाइम पे अच्छे से समझ, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो वो एक बार अच्छे से समझ लिया आपने प्रॉब्लम, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वो प्रॉब्लम्स की वैल्यू उठाने हैं, फॉर्मूले में डालने हैं. फॉर्मूले में डालने के बाद में जस्ट मैथमेटिकल a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इस टाइप में कैलकुलेशन आपको करके फाइनल आंसर निकालना पड़ता है. वो 6 मार्क के लिए क्वेश्चंस मतलब ज्यादातर पूछे जाते हैं. ओके, बहुत सिंपल है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तो फिर अभी अपन फिर स्टार्ट करते हैं. और आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप क्लास में आते हो तो मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लेते जाओ. ओके, मतलब मैं करेक्ट 11:10 पे लॉग इन हो जाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 11:11, उसके ऊपर मुझे टाइम नहीं लगता ज्वाइन होने के लिए. तो आप भी बरोबर 11:15 को 15 मिनट तक, हाँ 11:15 को नहीं, आप तो 11:10 को ज्यादातर स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं, बट बाकी के स्टूडेंट्स बहुत टाइम लेते हैं. ओके, तो कोशिश करो, क्योंकि आप मतलब अच्छा कोई इश्यू नहीं, लेट खत्म किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आज के दिन की बात नहीं है. मतलब ज्यादातर हर बार ऐसा हो रहा है कि कुछ 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो मतलब आधा लेक्चर हो जाता है फिर भी बाद में ज्वाइन होते हैं. ओके, मैं आपको स्टार्टिंग में मतलब अलाउ कर रहा हूँ, ये जो सेकेंड यूनिट हो जाएगा फिर बाद में मैं मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में अलाउ करूंगा, उसके बाद में अलाउ नहीं करने वाला हूँ. थोड़े दिन नए चालू है इसलिए मैं अलाउ कर रहा हूँ. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. अपना कल कैरेक्टरिस्टिक हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हुआ था. इसके जो अपडेटेड जो पीपीटी है, वो जो मैंने गूगल ड्राइव पे जो अपलोड किया है वो अपडेटेड नहीं है. मैं जैसे जैसे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है उसके बाद में मैं अगले लेक्चर के पीपीटी उसमें ऐड करते जाता हूँ. ओके, तो मैं आज तक का जो अपडेटेड जो पीपीटी है मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, और जो जूनी जो पीपीटी है वो डिलीट कर दूंगा. मतलब आपको कुछ रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप एज अ रेफरेंस उसको ले सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपैम्प. ओपैम्प मीन्स व्हाट? ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ओके, तो ओपन लूप और क्लोज लूप ये दो कंसेप्ट है, ये दो कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको सीखना जरूरी है. ओके, तो जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओपन लूप में क्या प्रॉब्लम्स है ये समझना जरूरी है, तभी आप प्रॉपरली उसका एप्लीकेशंस बना सकते हो.
ओके, क्लोज्ड लूप का जो ओपन लूप जो है वो ज्यादातर एप्लीकेशन में अपने को दिखाई नहीं देते हैं। सभी जो सभी एप्लीकेशंस जो अपन यूज करते हैं वो अपन क्लोज लूप ही कॉन्फ़िगरेशन वाले ओपैम्प्स अपन यूज किए करते हैं वहां पे सभी एप्लीकेशन। Sir, please start recording. या थैंक यू फॉर रिमाइंड मी। I today I forgot to start the record. This call is now being recorded. मैं अभी था मैं क्या अपन जो ओपन लूप और क्लोज लूप के बारे में देख रहे थे। तो ये जो ओपन लूप है कॉन्फ़िगरेशन और नेक्स्ट इसके बाद में है क्लोज लूप। तो ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है कि इसमें आप देखोगे कि दो टर्मिनल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, इनपुट टर्मिनल और एक है आउटपुट टर्मिनल, राइट। और दो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई का टर्मिनल है। वो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई क्यों लगता है? क्योंकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अपने को ऑन करना है इसीलिए। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो भी आप इनपुट, ओके, जो भी ध्यान से सुनो, जो भी आप इनपुट ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप दोगे, वो इनपुट लेते हुए कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट ये आउटपुट टर्मिनल पे फॉर्म होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ V0 बोल सकते हो या V आउट बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है वो कंसेप्ट आप इसको लेते हुए आप इसको बता सकते हो कि अपना जो यहाँ पे क्या दिया है V आउट मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज है। ओके, तो जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाता हूँ, बरोबर। तो सिखाते टाइम पे मैं कभी कभी आपको पूछता हूँ कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बरोबर। आपको समझा तो अपन नेक्स्ट इसमें जाते हैं, नहीं समझा तो मैं वो कंसेप्ट रिपीट करता हूं, करेक्ट। तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है, अपन क्लोज्ड लूप में अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये तो क्लोज लूप क्या होता है ये तो बाद में बताने वाला हूं मैं। जस्ट ओपन लूप समझने के लिए थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको मैंने बताया कि क्लोज लूप क्या होता है। क्लोज लूप क्या होता है मैंने आपको सिखाया। मैं सिखाने के बाद में आपको मैं क्या कर रहा हूं, आउटपुट दे रहा हूं आपको। वो आउटपुट आपका सेटिस्फाइड रहा तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट इनपुट लेते हैं, राइट। आपको वो जो आउटपुट जो है मैं जो सिखा रहा हूं, जो आउटपुट जो इन दैट फॉर्म ऑफ अपन आउटपुट लेंगे, वो जो आउटपुट है आपको नहीं समझा तो अपन क्या करते हैं, इनपुट फिर से चेंज करते हैं, मतलब नए तरीके से, या फिर से मैं इसको इलाबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, बरोबर। तो वो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ये एक एग्जांपल हो गया। अनदर एग्जांपल मैं आपको क्लोज लूप का ही देता हूं, फिर आपको क्लियर समझेगा कि ओपन लूप क्या होता है। जैसे कि कोई एक आप टीवी देख रहे हो या फिर कोई मूवीज देख रहे हो या कोई थिएटर में आप मूवी देखने जाते हो। थिएटर का तो ज्यादातर अपने स्टैंडर्ड थिएटर्स में ऐसा नहीं होता, जैसे कि लोकल थिएटर्स में आप कभी एक आधे बार गए, कोई मूवी देखने गए, तो कोई गाना प्ले होता है, तो गाना प्ले होने के बाद में वो गाने का साउंड समझा कम रहा, या फिर आप घर पे बैठे हो टीवी देख रहे हो, मैच देख रहे हो या मूवी देख रहे हो, उसका टीवी का आवाज कम रहा तो आप क्या करते हो, उसको साउंड बढ़ाते हो, राइट। रिमोट से आप साउंड बढ़ाते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, इनपुट चेंज कर रहे हो आउटपुट के हिसाब से। तो वो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाता है, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आता हूं जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे कि जो भी इनपुट सिस्टम को दिया, वो सिस्टम को इनपुट देने के बाद में वो सिस्टम क्या करेगा, आउटपुट फॉर्म करेगा। आउटपुट सेटिस्फैक्टरी हो या नहीं हो, वो सिस्टम का इनपुट कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ओके, उसको बोला जाता है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ये सिस्टम ऐसे टाइप के सिस्टम क्या होती है, स्टेबल सिस्टम नहीं होती, प्रॉपर सिस्टम्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, जैसे कि अभी टीचिंग का ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको मैं पूछा ही नहीं कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मैं बस सिखाया जा रहा हूं। ओके, आपको
कुछ चीजें समझ रही है, कुछ चीजें नहीं समझ रही है, फिर भी मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, आप भी कुछ बता नहीं रहे, तो प्रॉपर वे ऑफ टीचिंग बोल सकते हैं क्या इसको, या प्रॉपर वे ऑफ आपको समझ रहा है कि नहीं समझ नहीं रहा है, तो वो प्रॉपर सिस्टम जो है वो प्रॉपर सिस्टम हो गई क्या? नहीं होगी। इसीलिए वो सिस्टम को कहा जाता है अनस्टेबल सिस्टम। ओके, तो ये जो, इसीलिए मैं कहा था आपको, इसके पहले यही कंसेप्ट बताया था कि ज्यादातर एप्लीकेशन में अपन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा, मतलब मैक्सिमम टाइम में अपन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेते, एक आधे बार लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लेते आप। समझ रहे हैं? तो इसमें किसको कुछ डाउट होगा तो ऑडियो ऑन करके मुझे बताओ, नहीं किसी का आया तो मैं कंसिडर करूंगा कि आपको समझ रहा है। ओके, तो इसमें जैसे कि क्या होता है यहाँ पे कि अपन क्या करेंगे, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल रहेगा। पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। और निगेटिव टर्मिनल क्या होता है? इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, बरोबर। तो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को भी सप्लाई देंगे और निगेटिव टर्मिनल को भी अपन वहां पे सप्लाई देने वाले। अब तक अपन ऐसा नहीं करते थे। अपन क्या करते थे, एक टर्मिनल अपन ग्राउंड करते थे और एक टर्मिनल को अपन इनपुट देते थे, कोई भी नॉन इन्वर्टिंग हो या इन्वर्टिंग हो, दोनों में अपन वैसा करते थे। बट यहाँ पे अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, एक टर्मिनल को भी अपन Vin1 नाम से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक इनपुट सप्लाई देने वाले हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल को भी एक इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये रजिस्टर का क्या काम है, यहाँ पे ये रजिस्टर क्यों कनेक्ट किया है? ऐसा आपके में भी एक आध दो स्टूडेंट के दिमाग में आया होगा, तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि आपको समझा, रजिस्टर का काम क्या है, टू अपोज दी करंट, राइट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो जैसे कि कुछ यहाँ पे कुछ पावर सप्लाई है, वो पावर सप्लाई में से आपको कुछ रजिस्ट करना है, समझो आपको कंट्रोल करना है वो पावर सप्लाई को, जितना आपको पावर सप्लाई चाहिए उतना ही सप्लाई आपको आगे प्रोवाइड करना है। तो वो कंडीशन में यहाँ पे रजिस्टर बाय, मतलब बाय डिफॉल्ट बोलते आएगा इसको, बाय डिफॉल्ट एक रजिस्टर कनेक्ट किया जाता है। वो रजिस्टर का मीनिंग ही ऐसा है कि इसको कंट्रोल करना। या फिर एक दूसरा भी कंसेप्ट होता है रजिस्टर का, रजिस्टर न कनेक्ट करते हुए ये जो पावर सप्लाई है, वोल्टेज सोर्स बोला जाता है, एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, तो ये दोनों वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ओके, दो कंसेप्ट आता है, अनदर एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट करना, या वही पावर सप्लाई में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपको प्रॉपरली डिजाइन करना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट, तो आपको हर एक कंपोनेंट प्रॉपरली उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ता है। जितना रेजिस्टेंस चाहिए, जितना करंट चाहिए, उतने ही लेवल पे आपको वहां पे लेना पड़ता है, तभी आपको प्रॉपरली आउटपुट आएगा। आपने थोड़ा बहुत भी रेजिस्टेंस 1 माइक्रो ओहम का 2 माइक्रो ओहम कर दिया, तो जो भी कोई भी सिस्टम हो, उसके आउटपुट के परफॉर्मेंस में वहां पे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ओके, इसीलिए जितना रेजिस्टेंस सर्किट में कंसिडर होगा, वो हर एक कंपोनेंट, हर एक रजिस्टर, हर एक कैपेसिटर को कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। कब जरूरी होता है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप वर्क कर रहे हो तो। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक Vin सप्लाई दिया और Vin1 सप्लाई दिया और Vin2 सप्लाई दिया, तो दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई होने वाला है। तो अपन ने आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या देखा था? V0 इज इक्वल टू AD इंटू VD, राइट। VD इज नथिंग बट V1 माइनस V2, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, V1 माइनस V2। तो जो भी ये एम्पलीफायर का जो भी गेन होगा, वो क्या होगा? वो मल्टीप्लाइड होगा VD से, डिफरेंशियल वोल्टेज से, डिफरेंस वोल्टेज से। ओके, तो मल्टीप्लाई होने के बाद में, वो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में जो भी आउटपुट आएगा, वो आउटपुट आपको वी आउट से आने वाला है। ओके, तो ये कंसेप्ट अपन ने पिछले बार देखा ही था, वो तो एक बार फिर से रिवाइज हो गया। अब अपन प्रॉपरली आएंगे ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में। तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो भी आउटपुट है, ओके,
वो आउटपुट क्या रहेगा, वो डायरेक्टली वैरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लस वीसीसी एंड माइनस वीईई। जैसे कि अपन ने इसके पहले के कंसेप्ट में अपन ने वहां पे देखा था कि वीसीसी और वीईई ये दोनों वोल्टेज सोर्स ही उस पे क्या रहेंगे, वहां पे डोमिनेंट रहेंगे कि कितने लेवल तक आपको आउटपुट वोल्टेज वेरी करना है। जैसे कि अपन ने ये कंसेप्ट में अपन ने देखा था, लगे तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ यहाँ पे। ओके राइट, याद आ रहा है कि अपन ने वीसीसी लिमिट किया तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज है थोड़ा सा कट होते हुए आपको फाइनली मिलता है। जैसे वीई आपने लेवल से थोड़ा सा नीचे रखा तो जितना आपको वोल्टेज सोर्स साइकिल है इतनी पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। ओके ये टोटली डिपेंडेंट होता है, ये टोटली वीसीसी और वीई क्या डोमिनेट करता है इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज लाने के लिए। ये अपन ने कल कॉन्सेप्ट वहां पे देखा था। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जैसे कि अपना ओपन लूप गेन जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक में परसों के कल के लेक्चर में ही आपको बताया था कि जो ओपन लूप गेन जो है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है इन दी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओके तो ये जो ओपन लूप गेन जो है, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन जो है वो बहुत हाई रहेगा, राइट। हाई होने के वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है वहां पे सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट मतलब क्या, इसको अपन बोलते हैं स्टेबल समझो। ओके वन टाइप ऑफ सैचुरेशन आता है, उसमें थोड़ा बहुत लिमिटेशन आ जाती है आउटपुट वोल्टेज में। ओके तो ये जो सैचुरेशन है वोल्टेज का, ये सैचुरेशन हर एक कंडीशन में आएगा। कौन से कंडीशन में आएगा, जब वीडी जो है वो एकदम मिनिमम टू मिनिमम भी रहा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी रहा तो भी आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो सैचुरेटेड आउटपुट वोल्टेज वहां पे फॉर्म होने वाला है। ओके मतलब जैसे कि एप्लीकेशंस, अलग अलग एप्लीकेशंस में क्या होता है, अलग अलग आउटपुट वोल्टेज आना चाहिए, बट ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में कितना भी आप इनपुट दो आपको आउटपुट जो है वो सैचुरेटेड ही मिलेगा। ओके एक लिमिटेड आउटपुट ही आपको वहां होते हुए मिलने वाला है। ओके तो इसमें कितना भी कम इनपुट हो या कितना भी ज्यादा इनपुट हो आपको सैचुरेटेड ही आउटपुट वहां पे फॉर्म होने वाला है। तो कितना भी कम इनपुट हो, तो जैसे कि समझा एक आधे बार आप कंसिडर करो कि सर्किट में कोई नॉइज सिग्नल ऐड हो गया, तो नॉइज सिग्नल क्या है, एक वन टाइप ऑफ सिग्नल ही है। तो वो नॉइज सिग्नल को भी वो क्या करेगा, एम्प्लीफिकेशन कर देगा। ओके एम्प्लीफिकेशन करने के बाद में उसका जो भी आउटपुट आएगा नॉइस का, वो आउटपुट आपको एम्पलीफायर के आउटपुट में फॉर्म होते हुए मिलने वाला है। तो इसीलिए अपन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैक्सिमम एप्लीकेशंस में नहीं यूज करते। क्लियर? तो ये कंसेप्ट था अपना ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो, नहीं तो अपन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को ही लेते हुए आपको आगे के एप्लीकेशंस देखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। उनते दो एप्लीकेशंस है, एक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और सेकंड है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो सेकंड इसके अलावा नहीं, बस वही अपना लास्ट दो ही टॉपिक बचे हैं। ये अपना हो गया क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के बाद में अपना वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट रहेगा। वो भी वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है अपने एप्लीकेशंस के लिए। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट हो गया, फिर अपन लास्ट दो पॉइंट रह गए अपने सिलेबस के सेकंड यूनिट के, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने जैसे बोला कि सेकंड यूनिट फिर से लेना है, तो अपन देखते हैं कि थर्ड यूनिट चालू करना है कि सेकंड यूनिट चालू करना है। आई थिंक अपन थर्ड और फोर्थ या फिर अपन सेकंड यूनिट देखते हैं, अपन सोचते हैं उस बारे में। आपके मेजॉरिटी पे डिपेंड रहेगा कि जो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये फिर से लेना है या फिर अपना थर्ड यूनिट चालू करना है, वो आप पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, वो देखते हैं बाद में, जैसे अपना चैप्टर को टाइम है, अभी 2-3 लेक्चर लगेंगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के ये एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको जस्ट एक उसकी फिगर बताता हूँ, उसकी डायग्राम बताता हूँ। आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम आप देख रहे होंगे। इसमें क्या हो रहा है, दो इनपुट है और एक आउटपुट है, और एक देखो आप आउटपुट को एक टर्मिनल कनेक्टेड है, वो टर्मिनल लेते हुए वही टर्मिनल आपको इनपुट के इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है। ओके, तो एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो आउटपुट टर्मिनल जो है वो इनपुट को कनेक्ट किया जाता है, वो भी इनपुट को कहाँ कनेक्ट किया जाता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है, ना कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। आपने ये जो टर्मिनल है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपने कनेक्ट कर दिया तो सिस्टम बहुत अनस्टेबली वर्क करेगी। तो आप बोलोगे सर कैसे? जैसे कि मैं उसके लिए भी एक एग्जांपल आपको देता हूं। साउंड सिस्टम है आपके पास में, ओके, साउंड सिस्टम में स्पीकर है, माइक है, ऑब्वियसली स्पीकर और माइक रहेगा साउंड सिस्टम में। तो आप स्पीकर के पास में माइक लेके जाओ तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? स्पीकर के सामने आपने माइक लेके गया तो क्या होता है? कौन बता पाएगा? हेलो, इको होएगा। इको होगा या फिर इंक्रीजिंग वे में साउंड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, एम्पलीफाई होगा। एम्पलीफाई होगा। वो जो साउंड जो है वो साउंड क्या रहेगा? नॉइस साउंड रहेगा, ऑब्वियसली नॉइस साउंड रहेगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो माइक जो है, माइक का काम क्या है? आवाज को बढ़ाना या फिर आवाज को एज अ इनपुट लेना और अपने सर्किट में प्रोवाइड करना, करेक्ट। बट जो माइक जो है वो क्या करता है? हर एक साउंड को एडिशन करता जाता है, ओके, कंटिन्यूअसली। जो भी साउंड आएगा वो हर एक साउंड को एडिशन करते 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 आगे आगे वो फ्लो करता रहता है, बरोबर। तो इसमें जैसे कि आपने क्या किया, माइक को स्पीकर के सामने लेके गया तो जो जो अपना आपको मालूम है, आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि आपने ऑडिएबल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? कोई बता पाएगा? ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज। 20 to 20 किलो हर्ट्ज, करेक्ट। तो 20 हर्ट्ज के कम हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी तो आपको वो सुनाई नहीं देती है, करेक्ट। तो जब माइक और स्पीकर है वो समझा दूर रहेगी तो उस सराउंडिंग में कुछ ना कुछ साउंड प्रेजेंट रहने वाला है, राइट। बहुत माइन्यूट साउंड प्रेजेंट रहेगा, वो आपको सुनाई नहीं देता है क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम रहता है। तो इसमें आप जैसे ही माइक और स्पीकर के पास में आप लेके गए तो कोई भी माइन्यूट सा साउंड, समझा 5 हर्ट्ज इतना फ्रीक्वेंसी वाला साउंड वहां पे फ्लो हो रहा है स्पीकर के सामने, तो वो क्या करेगा? एज अ इनपुट माइक में जाएगा। तो माइक क्या करेगा? उसको एडिशन करके उसका एम्प्लीफिकेशन करके स्पीकर को इंक्रीज करेगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, बैंडविड्थ बढ़ाएगा। मतलब आई थिंक वो 10 हर्ट्ज या 15 हर्ट्ज तक आउटपुट में फॉर्म होने वाला है। वो जो 15 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है वही 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड क्या करेगा? फिर से माइक के अंदर इंसर्ट होगा, फिर से एम्पलीफाई होके स्पीकर में हाई फ्रीक्वेंसी से साउंड फिर से फॉर्म होने वाला है, राइट। मतलब उसका जो साउंड है वो 20 हर्ट्ज के ज्यादा जाएगा, फिर से वो एम्पलीफाई, उसमें क्या हो रहा है? एक लूप फॉर्म हो रहा है। वो लूप कैसा फॉर्म हो रहा है? क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। क्लोज लूप फॉर्म होते टाइम पे उसमें हर बार क्या हो रहा है?
साउंड की वहां पे एडिशन होती जा रही है, एम्प्लीफिकेशन होता जा रहा है साउंड में। ओके, तो वो जो एम्प्लीफिकेशन आप एडिशन के इसमें जाओगे तो एट द एंड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आउटपुट को फॉर्म होगा, और वो जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब 20 किलोहर्ट्ज के अबव फ्रीक्वेंसी सिग्नल गया तो आप वो साउंड को नहीं सुन सकते। आप क्या करते हो, डायरेक्टली कान को बंद कर लेते हो या फिर माइक को दूर लेके चल जाते हो। करेक्ट? तो इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे एडिशन हो रही है, इसके वजह से। आप आउटपुट मतलब जो स्पीकर होता है, स्पीकर का जो आउटपुट है आप नेगेटिव टर्मिनल में अप्लाई करोगे। ओके, नेगेटिव टर्मिनल में अप्लाई करोगे मतलब उसका जो मतलब आपने क्या कर दिया, स्पीकर को थोड़ा सा दूर लेके गए तो उसमें कुछ एडिशन नहीं होगी, बट आपने ऐसा सर्किट अप्लाई किया कि वो साउंड को माइनस कर रहा हो। ओके, तो उसके बाद में जो आउटपुट जो है वो प्रॉपरली क्या होने वाला है, यहां पे प्रॉपरली उसका जो साउंड जो है वो प्रॉपरली वहां पे स्टेबल रहेगा। इसीलिए अपन कभी भी क्या करते हैं, जो आउटपुट टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल को अप्लाई करते हैं, ना कि पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने कभी डिजाइन करते टाइम पे एक आधे बार आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे आपने V2 और V1 बरोबर लिखा, बट गलती से यहाँ पे माइनस होना चाहिए तो यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, आपका आंसर बरोबर हो फिर भी आपके वहां पे मार्क कट होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ही गलत हो जाता है। कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ना कि आंसर। ओके, तो ये चीजें अच्छे से ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज होती है, एक रजिस्टर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है फीडबैक टर्मिनल पे। ये टर्मिनल को कहा जाता है फीडबैक टर्मिनल। ओके, ये फीडबैक टर्मिनल को एक रजिस्टर कनेक्ट किया जाता है, वो रजिस्टर का नाम है फीडबैक रजिस्टर। ओके, और ये जो फीडबैक रजिस्टर है ये RF से डिनोट किया जाता है। ये बहुत एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो कि RF इज नथिंग बट इट इज अ फीडबैक रजिस्टर। That feedback register has to be mentioned in the feedback terminal only. Okay, if in some problem there been given that some feedback register of the operational amplifier is 10 ohm. Okay, then you have to be mentioned feedback register in this feedback terminal only. If you mention that feedback register in another register, then that problem will be wrong. ओके, तो आपको जो फीडबैक रजिस्टर की जो वैल्यू दी है वही फीडबैक रजिस्टर आपको यहाँ पे कंसीडर करना है, ना कि दूसरे कोई फीडबैक रजिस्टर। ओके, तो अपन मेन कंसेप्ट पे आते हैं, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो मैंने थोड़े बहुत आधे बातें तो आपको बता ही दिया है, फिर से अपन देखते हैं यहाँ पे। क्लोज लूप मोड इज पॉसिबल यूजिंग फीडबैक विच अलाउज टू फीड सम पार्ट ऑफ आउटपुट बैक टू द इनपुट। जैसे कि मैंने क्या किया, अपन ने क्या किया, इनपुट दिया, V1 को इनपुट दिया, V2 को इनपुट दिया। ये दोनों इनपुट क्या करेंगे, ओपैम्प को जाएंगे, तो ओपैम्प क्या करेगा, आउटपुट फॉर्म करेगा। आउटपुट फॉर्म होने के बाद में आपको ये जो आउटपुट है वो सेटिस्फैक्टरी आउटपुट नहीं है आपके लिए, तो आप क्या करोगे, वही आउटपुट को एज अ इनपुट में देने के बाद में कुछ ना कुछ इनपुट आप चेंज करोगे। वहां पे इनपुट आपका चेंज हो गया, तो जैसा इनपुट चेंज हो गया वैसे ही आपको आउटपुट में वहां पे स्टेबल आउटपुट जो है एट द एंड स्टेबल आउटपुट आपको वहां पे फॉर्म होने वाला है। ओके, तो ये एक चीज है। सेकंड चीज क्या होती है, फीडबैक हेल्प टू कंट्रोल द गेन विच अदरवाइज ड्राइव्स ओपैम्प इनटू सैचुरेशन। तो जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या करता है, इनपुट देने के बाद में आउटपुट जो फॉर्म करेगा वो क्या करेगा, सैचुरेटेड आउटपुट फॉर्म करेगा। ओके, स्टेबल आउटपुट फॉर्म करेगा, मतलब लीनियर ना बोलते हुए इसको एक लिमिटेड आउटपुट जो है वो लिमिटेड आउटपुट यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। बट क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे कुछ कंसेप्ट वहां पे नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि जो भी आउटपुट एट द एंड फॉर्म हुआ इसको अपन क्या करेंगे, फीडबैक टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए इनपुट को अपन वही आउटपुट देंगे, इनपुट को अपन चेंज करेंगे, इनपुट को चेंज करने के बाद में जो भी मतलब स्टेबल आउटपुट मतलब प्रॉपर जो सेटिस्फैक्टरी जो आउटपुट है वो एट द एंड अपन V0 को अपन वहां पे
ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव फीडबैक इज पॉसिबल बाय एडिंग अ रजिस्टर इज कॉल्ड फीडबैक रजिस्टर। ये तो आपको मैंने बताई है कि आप एक फीडबैक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं और जो फीडबैक रजिस्टर है आप नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। ओके, वो फीडबैक रजिस्टर आप कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट नहीं करते, आप सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल को ही आप फीडबैक रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो द गेन रिजल्टिंग इन फीडबैक इज कॉल्ड फीडबैक गेन। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन में जो भी गेन आएगा, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो भी गेन ऑब्टेन्ड होने वाला है वो गेन को कहा जाता है क्लोज लूप गेन। ओके, या फिर फीडबैक गेन भी इसको कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट थे अपने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन उसके एडवांटेजेस देखेंगे। तो एडवांटेजेस, पहला एडवांटेजेस क्या है उसका, रिड्यूस गेन एंड मेक कंट्रोलेबल। ओके, तो इसमें सब में बड़ी चीज यही है कि आउटपुट को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आप आउटपुट को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो जो सिस्टम है प्रॉपरली डिजाइन सिस्टम नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें भी आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि क्या हो रहा है। जैसे कि आपके घर में फैन होता है, बरोबर, सीलिंग फैन जो होता है उसकी जो स्पीड है हरदम कंट्रोलेबल स्पीड होती है। करेक्ट, बरोबर है ये चीज कि उसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल्ड होती है। एक नंबर पे लाए तो एक नंबर की स्पीड मिनिमम स्पीड होती है, 5 नंबर पे लाए तो मैक्सिमम स्पीड होती है। मैक्सिमम स्पीड की जो लिमिट है उससे ज्यादा स्पीड कभी भी आती है क्या उसमें? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो क्लोज लूप है इसीलिए। करेक्ट, तो समझा ये कंडीशन में, समझा वो जो क्लोज लूप ना होते हुए ओपन लूप बन गया, मतलब उसकी जो स्पीड है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ आपने इनपुट दे दिया उसके हिसाब से जैसा घूमना है वो घूम रहा है। तो उसकी जो स्पीड है अनकंट्रोलेबल स्पीड हो गई, मतलब उसकी जो स्पीड है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो गई। तो उससे क्या हो सकता है, वो स्पीड, वो जो फैन है वो डैमेज हो सकता है। डैमेज होने के बाद में कोई ह्यूमन बीइंग उसके सराउंडिंग में रहेगा तो ह्यूमन बीइंग को भी इंजरी हो सकती है। ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब वो जो सिस्टम है वो कंट्रोलेबल नहीं रहा तो। एक और एग्जांपल, जैसे कि बाइक, गाड़ी होती है, आप उसकी जो स्पीड है वो भी कंट्रोलेबल है आपके हैंड में, उसकी जो स्पीड है आप कंट्रोलेबल आपने नहीं रखा तो वो भी डैमेज प्रोवाइड कर सकता है, बराबर। तो इसीलिए कभी भी आपको जो उसका जो गेन है वो कभी भी कंट्रोलेबल होना चाहिए, उसका जो गेन है वो भी रिड्यूस करते आना चाहिए। तो ये जो रिड्यूस करते आना चाहिए वो पॉसिबिलिटीज आपको सिर्फ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में ही मिलेगा, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं मिलने वाला। रिड्यूस डिस्टॉर्शन। ओके, रिड्यूस डिस्टॉर्शन मतलब क्या? इफ सम नॉइज इज will be adding into the system, that noise can be reduced by using the feedback loop gain, okay, or that closed loop configuration। अब noise signal भी आप कम कर सकते हो by using the closed loop configuration। नेक्स्ट है इंक्रीज बैंडविड्थ। इंक्रीज बैंडविड्थ मैंने जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि 20 to 20 किलोहर्ट्ज ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड होती है इसको बैंडविड्थ कहा जाता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। That is nothing but the bandwidth. Okay, if you are varying or increasing the bandwidth, then you can use this system in various applications. Okay, आपको मालूम है हर एक डिवाइस, हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी वहां पे यूज की जाती है। सिस्टम चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी वहां पे चेंज होगा। आप बैंडविड्थ जो है वो लिमिटेड रखिए तो आप उसका जो एप्लीकेशन से बाकी पर्पस के लिए आप नहीं यूज कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंक्रीजिंग बैंडविड्थ। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग आउटपुट रेजिस्टेंस। ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीजिंग वे में होना चाहिए। इंक्रीजिंग वे में आप आउटपुट रेजिस्टेंस रखोगे तो आप कुछ आउटपुट सिग्नल वहां पे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जितना आउटपुट आप है आउटपुट टर्मिनल पे, जितना पूरा का पूरा आउटपुट टर्मिनल पे एट द एंड आपको चाहिए, तो आपको
आउटपुट रेजिस्टेंस है वो मिनिमम टू मिनिमम रखेंगे तो ही आपको फाइनली आउटपुट जो है वो फाइनल एट दी एंड स्टेज आपको प्रॉपर आउटपुट फॉर्म होते हुए मिलेगा। रिड्यूसेस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पावर सप्लाई। ओके, तो टेम्परेचर और पावर सप्लाई में भी जो कोई भी इफेक्ट फॉर्म हो रहा होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तो भी ये क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या करता है यहाँ पे रिड्यूस करता है। ओके, तो ये चीजें थी अपनी ओपन लूप और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद का आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो, या फिर अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपन जाते हैं। वो कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट है वही आपको अदर जो आगे के दो पॉइंट्स है, अपन 2 पॉइंट वहां पे देखने वाले हैं, वो पॉइंट में ये कंसेप्ट वहां पे यूज्ड में आने वाला है। और ये कंसेप्ट ज्यादातर आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में आप सोच रहे होंगे कि मुझे आता है, तो आपको वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आना जरूरी है। आप बोलोगे मुझे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में अच्छा खासा पता है, बट आपको वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ही नहीं पता, तो ऐसा समझा जाता है कि आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर अच्छे से नहीं समझा है। ओके, तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जब भी आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्टडी करते हो तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें जैसे कि एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको 2 टर्मिनल होते हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को बोला जाता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल को बोला जाता है। यहाँ पे 2 अनदर सप्लाई दिया जाता है, प्लस वी सप्लाई बोला गया है, अपन वीसीसी लेते हैं। वहां पे अलग अलग बुक में, अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग नोट्स में आपको हर बार जो नोटेशन है वो चेंज होते हुए आपको वहां पे मिलने वाले हैं। ओके, तो जो नोटेशन आपने फर्स्ट टाइम सीखा है वही नोटेशन आपको यूज करना है। नोटेशन बार बार आप चेंज मत करो। आप जो वीसीसी और वीईई ये दोनों सप्लाई अपन यहाँ पे भी वही लेंगे, प्लस वी सप्लाई ऐसा ना लेते हुए प्लस वीसीसी और माइनस वीईई। ओके, तो प्लस वीसीसी और माइनस वी ये दोनों भी वोल्टेज जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। और एक फाइनली आउटपुट टर्मिनल होता है, वहां पे अपन आउटपुट को लेंगे। ओके, तो ये कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि आप कंसिडर करो कि एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। ओके, क्या बोला मैंने, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ओके, ग्राउंड करने के बाद में ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बोला था कि एक इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये दोनों को टर्मिनल को कनेक्टेड एक रजिस्टर होता है। वो रजिस्टर को अपन क्या बोलते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वो जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। करेक्ट। तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड होने के बाद में जो V2 है, V2 का